हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि उद्योग तथा व्यापार 1950 से 1990। बच्चों, ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सो हम इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईजी तरीके से दे सकें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर का नाम समझाऊंगी। हम चैप्टर का नाम समझने की कोशिश करेंगे, देन हम उसके बाद इसके टॉपिक वाइज चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम कृषि उद्योग तथा व्यापार 1950-1990 मीन्स की जो टाइम पीरियड आप लोगों को दिखाया गया है 1950 से 1990। इस टाइम पीरियड के अंदर बच्चों इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में ध्यान दिया गया। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे कृषि क्षेत्र में मैं आप लोगों को ये बॉक्स के थ्रू दिखाती हूँ ताकि हम हैंड टू हैंड समझते रहें। ये यहाँ पर इसने बोला है कि कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार किया गया, भूमि के कृषि सीमा को यहाँ पर बच्चों लागू किया गया। इसके अलावा यहाँ हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज आया, यहाँ तकनीकी सुधार हुआ। अब किसान जो था वो हार्वेस्टर और थ्रेशर का इस्तेमाल करता था, और इसके अलावा किसान HYV सीड्स का इस्तेमाल करता था जो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सीड्स हुआ करती थी। इसके अलावा बच्चों हमारे कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति ने प्रवेश किया, जिससे हमारे पूरा जो खेती बाड़ी का माहौल था वो पूरे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो चुका था। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों उद्योग इंडस्ट्रियल सेक्टर की किस तरीके से हमारे यहाँ औद्योगिक नीति प्रस्ताव की नींव रखी गई, जिसके अंदर हमने छोटे छोटे लघु पैमाने के उद्योग को स्टार्ट किया, बड़े बड़े लघु पैमाने के उद्योग को स्टार्ट किया, जिससे हमारा GDP स्ट्रॉन्ग हुआ। हमारे GDP में बच्चों कहीं ना कहीं समृद्धि ग्रोथमेंट देखने को मिली। इसके अलावा बच्चों जो हमने तीसरा रिफॉर्म किया, या जिस क्षेत्र के अंदर हमने लॉज और रूल बनाए, वो हमारा व्यापार था, हमारा ट्रेड था, जिसमें हम लोगों ने आयात प्रतिस्पर्धा की रणनीति को अपनाया। आयात प्रतिस्थापना की रणनीति से अभिप्राय बच्चों ये था कि जिसमें सरकार ने बोला अब हम बाहर से आयात कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे देश में बाहर का माल कुछ भी नहीं आएगा, हम अपने घरेलू सीमा के अंदर अपने ही वस्तुओं को बनाएंगे, उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे जिन वस्तुओं को लोगों की ज़रूरत है, ताकि वे बाहर से सामान ना ले सकें। तो इस तरीके से यहाँ पर आयात प्रतिस्थापन की रणनीति को अपनाया। देन उसके बाद 1950 और 1990 के एंड के दौरान हमें अपने इन सभी क्षेत्रों की कुछ विशेषताएं देखने को मिली, कुछ अच्छे प्रभाव देखने को मिले तो कुछ बुरे प्रभाव भी बच्चों यहाँ देखने को मिले। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर मीन्स की कृषि। बच्चों जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कृषि एग्रीकल्चर, जो मैंने अभी आप लोगों को ठीक 1 मिनट पहले बताया कि किस तरीके से यहाँ पर सुधार किया गया, HYV का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दिया गया, प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया गया, अप्रिशिएट किया गया। यहाँ पे सरकार ने भूमि सुधार को लागू किया, लैंड रिफॉर्म किया। भूमि सुधार को बच्चों हम संस्थागत सुधार भी कहते हैं। अब हम भूमि सुधार में पढ़ते हैं कि सरकार ने क्या क्या किसान के हित के लिए स्टेप्स लिया। आई होप बच्चों आप लोगों को मेरी की हुई बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या कवर अप करने वाले हैं। याद रखना है आप लोगों को कि भूमि सुधार को हम संस्थागत सुधार भी कहते हैं, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन पेपर में भूमि सुधार की जगह संस्थागत सुधार भी दे देता है कि संस्थागत सुधार में कौन कौन से सुधार किए गए। फर्स्ट इसमें जो सुधार किया गया, जो सरकार ने बच्चों जो स्टेप लिया, वो पहला स्टेप था मध्यस्थों का उन्मूलन। मीन्स कि बच्चों इसके अंदर सरकार ने एक रूल बनाया, एक लॉ बनाया, जिसके अंदर सरकार ने जितने भी सारे किसान थे उन किसानों के बीच में बच्चों ज़मीन बांट दी, और उन किसानों से कहा अब आप लोगों को ज़मींदार के पास जा कर के काम करने की कोई भी ज़रूरत
नहीं है। सो आई होप बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि क्या है मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थ हम ज़मींदार को भी कहते हैं, जो ज़मीन का मालिक होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है। तो वहाँ पर सरकार ने किसानों से कह दिया कि अब आप लोगों को ज़मींदार के पास जा कर के काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार ने सभी किसानों के बीच में ज़मीन को बांट दिया। अब इसने यहाँ बोला है कि स्वामी तत्व का अधिकार मीन्स कि जो मालिक का अधिकार हुआ करता था एक ज़मींदार पर, वो किसान को दे दिया गया। अब एक किसान ही बच्चों अपनी ज़मीन का मालिक होता था, ना कि ज़मींदार। सो आई होप बच्चों आप लोग ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि बेसिकली मध्यस्थों का उन्मूलन क्या है या मध्यस्थ हम किसको कहते हैं। सो आप लोग याद रखना कि मध्यस्थ हम लैंडलॉर्ड्स को कहते हैं, जो ज़मीन के मालिक होते हैं। सो किसान ने सरकार ने वहाँ पर एक रूल बनाया कि अब आप लोग ज़मींदार के पास जा कर के काम नहीं करेंगे, आप लोगों को खुद की ज़मीन दे दी जाएगी। सरकार ने किसानों को ज़मीन बांटी, जहाँ पर उस ज़मीन के मालिक किसान ही हुआ करते थे। सो बच्चों ये जो सरकार ने किया, उसका सरकार का जो एकमात्र टारगेट था वो निम्नलिखित 2 लक्ष्य को प्राप्त करना था। वो 2 लक्ष्य हम देखते हैं फटाफट। वो 2 लक्ष्य क्या थे। पहला, ज़मींदार द्वारा किसानों का शोषण बंद करना मीन्स कि जो ज़मींदार किसान से अधिक राशि वसूल सकता था, उसे पूरी स्वतंत्रता थी कि वह जितनी चाहे उतनी राशि किसान से वसूल सकता था। वो सरकार ने यहाँ ख़त्म कर दिया कि ज़मींदार अब किसान का शोषण नहीं करेगा, क्योंकि सरकार ने अब सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। बीच में से मध्यस्थों को, ज़मींदारों को, जो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, उनको बीच में से बच्चों हटा दिया गया। अब हम इसका सेकंड उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों की। खेती करने वाले भूमि पर स्वामी के रूप में मीन्स कि जो किसान अपनी भूमि पर काम करते थे, उनको अपनी भूमि का परमानेंट मालिक स्वीकार किया गया। परमानेंट मालिक स्वीकार किया गया। और इसके अलावा किसानों को अप्रिशिएट किया गया कि वे अपनी भूमि में सुधार करें। इसके लिए सरकार ने किसानों को काफ़ी हद तक अप्रिशिएट किया कि वह अपनी भूमि में सुधार करें। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सरकार के 2 उद्देश्य बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें पहला हमने पढ़ा कि ज़मींदार द्वारा किसानों का शोषण बंद करना। दूसरा जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से यहाँ पर स्वामी का जो जो भूमि होती थी उसका किस तरीके से परमानेंट मालिक किसानों को बनाया गया, और किस तरीके से यहाँ पर किसानों को भूमि में सुधार करने के लिए अप्रिशिएट किया गया। सो बच्चों जब यहाँ पर हमारी सरकार ने मध्यस्थों का, ज़मींदारों का जब उन्मूलन किया, उन्हें जब बीच से हटा दिया गया, तो लगभग 20 लाख काश्तकारों के स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हुए। मीन्स कि जिन किसानों ने अपने अधिकारों को खोया हुआ था, उन अधिकारों को किसानों ने प्राप्त किया। और जो भू राजस्व के रूप में ज़मींदार एक मध्यस्थ किसानों से वसूली करता था, उस वसूली को समाप्त किया गया। भू राजस्व को बीच में से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। अब किसान सीधा सरकार से जुड़ कर के काम करता था। अब बच्चों बीच में से मध्यस्थों को बहुत अच्छे तरीके से हटा दिया गया। जो बीच का जो संपर्क था वो केवल किसान और सरकार के बीच में ही था। सो बच्चों आई होप आप लोगों को इसका पहला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि किस तरीके से ज़मींदारों का, मध्यस्थों का यहाँ पर उन्मूलन किया गया। अब हम इसका सेकंड पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, भूमि की उच्चतम सीमा। अब बच्चों जो जोतों का आकार था, जो ज़मीन का आकार हुआ करता था, वो सरकार ने किसानों को उच्चतम सीमा में निश्चित कर दी। मीन्स कि अब ऐसा नहीं था कि किसान को इधर उधर या बिखरी हुई ज़मीन के ऊपर काम करना पड़ेगा, या उसके जो ज़मीन का भाग होगा वो बहुत छोटा होगा, ऐसा नहीं था। अब हर एक किसान को, प्रत्येक किसान को काफ़ी उच्चतम सीमा निश्चित ज़मीन प्रदान की गई। मीन्स कि अधिक मात्रा में जितनी उसको ज़रूरत है उतनी ही मात्रा में किसान को ज़मीन प्रदान की गई, जिसे हम उच्चतम सीमा निश्चित कहते हैं। उच्चतम सीमा निश्चित कहते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। भूमि की उच्चतम सीमा, देखो बच्चों अब इसने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बताया है कि भूमि की उच्चतम सीमा हम उसको कहते हैं जो भूमि का अधिक आकार होता है। जो भी मैंने आप लोगों को समझाया कि भूमि का एक बड़ा भाग या वे भाग जितनी यहाँ पर
किसान को जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतनी मात्रा या उतनी ज़मीन किसान को प्रदान करना जो एक व्यक्ति मीन्स कि जो एक किसान या एक परिवार अपने पास रख सकता था। और इसके अलावा जो बच्चों उच्चतम सीमा से जो एक्स्ट्रा भाग बचता था किसान को देने के बाद, अगर सरकार को लगता था कि इतनी उच्चतम सीमा एक किसान के लिए काफ़ी है और इससे जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो बाहर का होता था तो उस एक्स्ट्रा पोर्शन को बच्चों सरकार अपने पास रखती थी, उसको वो स्वयं ले लिया करती थी। और सरकार उस लिए हुए बच्चों एक्स्ट्रा पोर्शन में भी छोटे छोटे किसानों को दे दिया करती थी या उन श्रमिकों को या उन मजदूरों को दे दिया करती थी जिनके पास कोई भूमि नहीं है, वो भूमि रहित है, ताकि उनको भी रोज़गार प्राप्त हो, वो भी अपना काम वहाँ पर कर सकें। सो आई होप बच्चों आप लोगों को इसका सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आप लोगों को इसका फर्स्ट पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखना है, जिसमें हमने मध्यस्थों को उन्मूलन पढ़ा, ज़मींदार का शोषण पढ़ा, और दूसरा हमने भूमि की उच्चतम सीमा पढ़ा जिसमें किसानों को अधिक मात्रा में ज़मीन दी गई जिससे कि वो अपने वहाँ पर खेती बाड़ी के कार्यों को ईजिली तरीके से कर सके। अब तीसरा पॉइंट हम इसका पढ़ते हैं, चकबंदी। अब यहाँ पर सरकार ने चकबंदी कार्यक्रम चलाया, क्योंकि पहले क्या होता था कि किसान को इधर उधर बिखरी हुई ज़मीन पर काम करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने उस इधर से उधर बिखरी हुई ज़मीन को एक ज़मीन के अंदर चेंज कर दिया। अब एक किसान एक ही ज़मीन पर रह करके अपनी खेती करा करता था। अब किसान को ये फैसिलिटीज़ मिल गई थी कि वे इधर उधर जाने की बजाय अपने हिस्से की एक ही भाग में ज़मीन पर काम करेगा या उसी ज़मीन के अंतर्गत रह करके अपनी खेती करेगा। जिसे हम बच्चों चकबंदी कहते हैं। इस तरीके से चकबंदी कार्यक्रम चलाया गया जिसमें किसान को एक ही ज़मीन दे दी गई, ना कि इधर उधर बिखरी हुई ज़मीन। आई होप आप लोगों को ये चकबंदी भी समझ में आया हो। अब हम इसका चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, लगान का नियम। क्योंकि बच्चों देखो, जितने भी मध्यस्थ होते थे, अगर हम 1950 से पहले की बात करें, क्योंकि अभी हम वो टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं जो 1950 से 90 का है, अगर हम उससे पहले की बात करें तो यहाँ मध्यस्थों को, ज़मींदारों को छूट थी कि वे किसान से जितनी चाहे राशि उतनी राशि वसूल सकते थे। यहाँ ज़मींदारों को पूरी छूट थी, लेकिन अब सरकार ने उस पर एक रोक लगा दी, जिसके अंदर सरकार ने ये निर्धारित किया कि अब हम किसान से एक तिहाई 3 से ज़्यादा राशि नहीं वसूल सकते थे। अगर 1/3 3 से ज़्यादा राशि वसूली जाती थी तो वो गैर ज़बरदस्ती और गैर कानूनी माना जाती थी। तो सरकार ने इस तरीके से मध्यस्थ द्वारा गैर ज़बरदस्ती या गैर कानूनी वसूली जो किसानों से की जाती थी, वो सरकार ने हमेशा के लिए समाप्त कर दी। अब हम किसानों से एक निश्चित सीमा तक ही लगान को या उस राशि को वसूल करते थे। अगर वो 1/3 3 से ज़्यादा होती थी बच्चों, तो वो गैर कानूनी और गैर ज़बरदस्ती माना जाती थी। तो सरकार ने इस तरीके से यहाँ पर राशि के मूल्य को निर्धारित किया जो 1/3 3 से ज़्यादा नहीं होगा। आई होप आप लोगों को लगान का नियम भी समझ में आया हो। अब हम इसका लास्ट पॉइंट समझते हैं, सहकारी खेती। इसके अंदर बच्चों सरकार ने किसान को एप्रिशिएट किया कि वे ग्रुप के अंदर सामान को खरीदे, मीन्स कि एक अपना ग्रुप बनाए ताकि उन्हें जितने भी अपने उपकरण या रिसोर्सेज चाहिए वो कम कीमतों पर मिले, और अगर वो चाहें तो वो उन्हें आगे जा कर के अधिक कीमत पर भी अपने सामान को बेच सकते हैं, जिससे किसान को फ़ायदा हो। बच्चों आई होप आप लोग ये सहकारी खेती वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जिसने सरकार ने किसानों को सलाह दी कि आप लोग ग्रुप में सामान खरीदो, जिससे कि आप लोगों को सामान जो है वो सस्ता पड़े और आप आगे जा कर के उन्हीं वस्तुओं को अधिक दाम में भी बेच सकते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को ये बहुत अच्छे से आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने कृषि क्षेत्र के बारे में समझा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने मध्यस्थों का उन्मूलन पढ़ा, भूमि की उच्चतम सीमा सरकार ने किस तरीके से निर्धारित की, किस तरीके से चकबंदी को यहाँ पर शुरू किया गया, और किस तरीके से लगान का एक नियम, एक लॉज बनाए गए, और किस तरीके से सहकारी खेती को यहाँ सरकार ने बढ़ावा दिया। आई होप अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इन पॉइंट्सों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हो। तो बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे भूमि सुधार का आंशिकी क्रियान्वयन। बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।